Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be dealing with current affairs of 2021. यहाँ हम आपके लिए लाए हैं daily news analysis and that too referring from various sources like The Hindu, Indian Express, PIB etc. तो यहाँ हम टारगेट कर रहे हैं UPSC Prelims 2021 को और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपकी दूसरी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे. तो आगे बढ़ें उससे पहले ये देख लेते हैं हम आपके लिए लाए हैं पूरी तरह से फ्री क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021. ये कोर्स 17 मार्च से स्टार्ट हुआ है एंड इट विल रन टिल 20th जून. यहाँ पे हम आपका जो सिलेबस है उसे पूरी तरह से कंप्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट हम आपको बिल्कुल फ्री यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे. टीचिंग जो फैकल्टीज़ हैं हमारे यहाँ वो सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं एंड इसके अलावा स्टैटिक पोर्शन और साथ साथ में करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज यहाँ आपको मिलेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी हेल्ड एवरी संडे एंड ऑल्सो यू विल बी गेटिंग CSET इंक्लूडेड इन दिस. तो ये हमारी फैकल्टीज़ की डिटेल्स हैं और अगर आप इस क्रैश कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, रजिस्ट्रेशन लिंक, उस पे जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. देखिए हम आज लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा. अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में चलेंगे सो दैट आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे और आपको पता ही है कि प्रीलिम्स के लिए MCQs प्रैक्टिस करना कितना इम्पॉर्टेंट है. तो अपार्ट फ्रॉम योर टेस्ट सीरीज वी विल बी डीलिंग विथ करंट अफेयर्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट ओनली. ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि किन तरह से आप बिना आंसर को जाने भी उसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं. ठीक है, अपने मिनिमम नॉलेज से. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया. अच्छा, अभी हम कौन से तारीख का ले रहे हैं करंट अफेयर? 23 अप्रैल का. ठीक है, तो 23 अप्रैल की फर्स्ट न्यूज़ से ये रिलेट करता है. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट्स बताने आपको. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. इट एम्स to establish a robust competitive environment. It was formed under the recommendation of Raghavan Committee. तो देखिए, सबसे पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? ये नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है. देखिए, दो तरह की बॉडीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है स्टैट्यूटरी. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो होती हैं जिनका मेंशन सीधे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, किसी न किसी आर्टिकल में किया जाता है. ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गए. ठीक है, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये सारी बॉडीज़ जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं. UPSC इज़ ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. लेकिन CCI दैट इज़ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? वो बॉडी, वो इंस्टीट्यूशन जो कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू बना है. तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. इसका एम, ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसका एम है टू इस्टेब्लिश अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. देखो, ये चीज़ आपको ऐसे भी पता चल जाएगी, आप अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो नाम से भी आपको समझ आ रही है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये बॉडी मेनली फॉर्म करती है, फंक्शन करती है. ओके. थर्ड स्टेटमेंट इज इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमिटी. नाउ सी, यहाँ पे कमिटीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और ये स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. राघवन कमिटी की रिकमेंडेशन पे ही ये कमिटी बनाई गई थी, ये कमीशन बनाई गई थी. यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए कि अगर आप कोई भी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इसी तरह से पढ़ना है कि क्या वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या उसे किसी कमिटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, क्या फंक्शन है उसका, कैसे मेंबर्स होते हैं, कौन चेयरमैन होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है चेयरमैन और मेंबर्स की. ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, उसके बाद ही आपकी कोई भी बॉडी जो है वो कंप्लीट होगी. ओके. तो यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट. ओके, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी, बोथ 1 and 3. ओके. अच्छा, यहाँ पे मैंने राघवन कमेटी की बात की है. आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि संथानाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे कौन सी बॉडीज़ बनी थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. देखिए, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में क्यों था?
हाई कोर्ट डिसमिसेस एफबी व्हाट्सएप प्लीज। तो देखो एफबी और व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में एक प्ली लगाई, उनमें उन्होंने ये कहा कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमारे ऊपर कुछ प्लीज लगाई हैं जिसको आप डिसमिस कीजिए, क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी हक नहीं बनता व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में कुछ बोलने का, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी कहीं से भी कंपटीशन इन इंडिया से रिलेटेड नहीं है। ऐसा कहा व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट ने इनकी जो प्ली थी वो डिसमिस कर दी अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की प्ली को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसीलिए ये जो कमीशन है ये न्यूज़ में था। नाउ सी, ये मेनली पहली चीज़ स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये कौन से एक्ट के अंदर बनी है? देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है तो बिल्कुल किसी एक्ट के अंदर ही बनी होगी, तो ये बनी है कंपटीशन एक्ट 2002 के अंतर्गत। ओके, और ये देखो एक्ट तो कंपटीशन एक्ट जो है वो 2002 में ही आ गया था, लेकिन ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट हुई है 2009 में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि जब एक्ट पास हुआ उसी के जस्ट बाद कमीशन बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2002 में एक्ट बना था और उसके बाद 2009 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस बॉडी को। और ये जो बॉडी है, ये जो कंपटीशन एक्ट आया 2002, उसने एक एक्ट को रिप्लेस किया था जो था एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का मतलब क्या है? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इस एक्ट को इन्होंने रिपील एंड रिप्लेस किया, कंपटीशन एक्ट आया और उसी के अंतर्गत कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आया। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बताया राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये एक्ट आया और उसी के अंतर्गत फिर ये कमीशन बना था। ओके, इसके अलावा ये कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के लिए काम करती है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए। बेसिकली देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, यहाँ पे ये कोशिश करती है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एक बिजनेस एंटिटी की मोनोपोली स्टैब्लिश ना हो। कंज्यूमर वेलफेयर कब होगा? कंज्यूमर के लिए सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा मार्केट में। ओके, अगर आपको कुछ भी खरीदना है, सपोज एक टूथब्रश खरीदना है और उसको सिर्फ एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, जैसे कि आप जियो का ले लो, टूथब्रश को छोड़ो, जियो का केस लेते हैं। जियो जब आया तो जियो ने अपनी पूरी तरह से मोनोपोली स्टैब्लिश करी। ओके, उसके बाद धीरे धीरे हालांकि डाइवर्सिफाई हुआ, लेकिन जब शुरुआत में आया था तो पूरी तरह से मोनोपोलाइज हो गया था। और धीरे धीरे जब उन्होंने रेट्स अपने बढ़ाने स्टार्ट करे तो उस केस में कंज्यूमर का वेलफेयर डिग्रेड हो गया। तो ठीक है, तो कंज्यूमर का फ़ायदा कम होने लगा। तो यहाँ पे इसीलिए ऐसा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसी के लिए काम करती है कि कंज्यूमर का वेलफेयर सबसे ज़्यादा तभी है जब कॉम्पिटिशन रहे मार्केट में, और कॉम्पिटिशन रहे इसके लिए काम करती है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, किसी की भी मोनोपोली स्टैब्लिश नहीं होने देती। ओके, सो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है ये एक। ओके, और ये दूसरी स्टेचुटरी अथॉरिटीज जो हैं उनके साथ ओपिनियंस शेयर करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दो तीन चीज़ें और समझ लेते हैं। कंपटीशन एक्ट हमने देखा 2002 में पास हुआ था, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन हुआ, इसको फॉर्म किया गया 2009 में। ऐसा इसीलिए क्योंकि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोविजन है वो अमेंडमेंट एक्ट जो है 2007 का, उसमें दिया गया है। यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स के को प्रोहिबिट करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और मेनली किसी को भी एक डोमिनेंट पोजीशन नहीं लेने देता, एंटरप्राइज को, किसी भी एंटरप्राइज को डोमिनेंट पोजीशन नहीं लेने देता मार्केट में, क्योंकि वो कंज्यूमर वेलफेयर के वायलेशन में होगा। ओके, और यहाँ पे कंपटीशन को बढ़ाने का बेसिकली काम करता है ये। जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2007 में, उसके अंतर्गत क्या हुआ देखो, यहाँ पे 2007 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें एक तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना और एक और बॉडी बनी, वो कौन सी थी? कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को बाद में रिप्लेस करके नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया 2017 में। तो ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो सबसे पहली चीज़ कि 2002 में एक्ट आया, 2007 में उसका अमेंडमेंट आया। 2007 में जब अमेंडमेंट आया तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना, और दूसरा बना कौन सा? कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को 2017 में NCLAT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिप्लेस कर दिया। ओके, यहाँ पे देखते हैं कंपोजिशन क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो देखिए कुल मिला के 7 मेंबर्स हैं, एक चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स होंगे। ये जो सभी हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्या है कि कम से कम या तो ये क्वालिफाइड हों या फिर ये हाई कोर्ट के जज रहे हों।
ठीक है, पहली चीज़ ये, या फिर इसके अलावा इनको स्पेशल नॉलेज हो किस चीज़ का, ये जो सारी फील्ड्स दी हुई हैं इन सभी फील्ड्स का स्पेशल नॉलेज हो इनको, तो उस केस में इन्हें यहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट न्यूज़ की। तो यहाँ हम न्यूज़ के साथ पूरा इशू भी एनालाइज करेंगे। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल। डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये न्यूज़ में क्यों था। देखो, इसके नाम से समझ आ रहा है जो भी सबमरीन्स जो हैं वो जो भी सबमरीन्स गुम जाती हैं या लॉस्ट हो जाती हैं या कुछ उनके साथ हादसा हो जाता है, तो उस केस में उनको ढूंढना पड़ता है। अब उनको अगर आप ट्रेडिशनल वे से ढूंढने जाएंगे तो आपको पता होगा कि सीज पे कितना ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर आप ट्रेडिशनल वे से उनको ढूंढने जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगी। इसीलिए इस डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल का यूज़ किया जाता है इन ऐसी सबमरीन्स को जो लॉस्ट हो चुकी हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको रेस्क्यू करने के लिए। ठीक है, तो अभी अभी इंडियन नेवी ने DSRV यानी कि डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल अपना भेजा है इंडोनेशिया की हेल्प के लिए। इंडोनेशिया की एक सबमरीन है जो अभी कुछ टाइम पहले लॉस्ट हो गई थी और उसी को ढूंढने के लिए इंडिया ने भी अपनी DSRV को भेजा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ क्या है देखते हैं। Recently, Indian Navy dispatched its DSRV to support Indonesian Navy to search and rescue its lost submarine. Yes, it is right. It can be mobilized only from air. देखो, जब भी ओनली आता है ना, अगर आपको स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी और ओनली आया है तो मैक्सिमम टाइम्स, मार्क माय वर्ड्स, मैक्सिमम टाइम्स यहाँ पे ओनली वाला स्टेटमेंट गलत होता है। ओके, और यहाँ पे भी सेम केस है, ओनली फ्रॉम एयर नहीं है, एयर एंड लैंड दोनों से इसे मोबिलाइज किया जा सकता है। एट प्रेजेंट अबाउट 40 कंट्रीज ऑपरेट सबमरीन्स। येस, इट इज़ राइट। 40 कंट्रीज हैं आज की डेट में जो सबमरीन्स को ऑपरेट कर सकती हैं। सो हियर योर आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, तो देखिए, डीप सबमर्सिबल रेस्क्यू वेसल। ओके, अब यहाँ हमारी न्यूज़ कटिंग है, इंडिया जॉइंस सर्च फॉर सबमरीन। यहाँ पे इंडोनेशियन एक सबमरीन है जिसका नाम है, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, KRI नंगला। ओके, इसमें 53 पर्सनल्स इन्वॉल्व थे जो कि सब लोग मिसिंग हैं एक साथ सबमरीन के साथ। तो यहाँ पे इंडिया ने अपनी DSRV को यहाँ भेजा है इंडोनेशिया की हेल्प के लिए। तो देखते हैं DSRV है क्या। सबसे पहली चीज़, DSRV का मैंने आपको यूज़ बताया। जब भी कोई सबमरीन अगर लॉस्ट हो जाती है, अगर वो नहीं मिलती, मिसिंग हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है उसके साथ, तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए DSRV को यूज़ किया जाता है। ओके, और ये काफ़ी टेक्निकल मेथड है, सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। सोनार टेक्नोलॉजी क्या होती है? सोनार टेक्नोलॉजी क्या करती है, अगर ये पानी है, ओके, और यहाँ पे एक बोट है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का पता करना है तो आप इस बोट से साउंड वेव्स को भेजोगे और साउंड वेव्स जब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी तो आप उससे डिस्टेंस का पता लगाओगे कि कितने डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट है या फिर वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, नीचे प्रेजेंट है या नहीं। तो ये होती है सोनार टेक्नोलॉजी। ओके, तो सोनार टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इसमें देखिए 2-3 कंपोनेंट्स हैं। सबमरीन रेस्क्यू वेसल है, रिमोट ऑपरेशन व्हीकल है, ठीक है, जो सबमरीन जो रेस्क्यू वेसल है उसको ऑपरेट करने वाली एक रिमोट व्हीकल होगी। ओके, इसके अलावा साइड स्कैन सोनार है, सोनार टेक्नोलॉजी के आपको मैंने इसके बारे में बताया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी होते हैं जो पर्सनल्स को रेस्क्यू किया जाता है उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा क्या है, देखो, सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी टू बी मोबिलाइज्ड बाय एयर और रोड। तो आप इसको एयर या लैंड दोनों से मोबिलाइज कर सकते हैं। और इंडियन नेवी के पास, अच्छा देखो, इंडियन नेवी के पास मेनली कौन कौन से सबमरीन हैं? एक तो है INS करांज है, कलवारी क्लास के सबमरीन्स भी हैं हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एक सिंधु घोष है, एक शिशुमार है, ठीक है। तो कलवारी क्लास, सिंधु घोष, शिशुमार, ये सारी टाइप्स के हमारे पास सबमरीन्स हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स भी हैं। ओके, तो इन सबमरीन्स के साथ साथ हमें सबमरीन रेस्क्यू वेसल भी ज़रूरी है हमारे पास होना, ठीक है। तो इसीलिए ये वेसल्स इस्टेब्लिश की गई हैं, इनको लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया है, ठीक है। अब देखो, ये जो इंडियन नेवी है इसने अभी तक 2 ऐसे सिस्टम्स लॉन्च कर लिए हैं और ये वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों पे एक एक सबमरीन रेस्क्यू वेसल को रखा गया है।
फॉर द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी एज वेल एज ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो कुल मिला के 40 नेशंस हैं, 40 नेशंस हैं जिनके पास सबमरीन्स ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन इनमें से बहुत कम है, ओनली अ फ्यू, जिनके पास सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटी भी है। और इंडिया इस क्लब में से एक है, ठीक है, जिसके पास सबमरीन्स भी हैं और सबमरीन रेस्क्यू कैपेबिलिटीज भी हैं। इसके अलावा देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, कुछ फैक्ट्स हैं। एक तो ये कि जो हमारा DSRV है वो लगभग 650 मीटर डेप्थ तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग ले सकता है, 14 पर्सनल्स को रेस्क्यू करके ला सकता है ये, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में बात कर ली। अच्छा, इंडियन ओशन रीजन के जो नेशंस हैं वो भी हमसे हेल्प ले सकते हैं इस DSRV को यूज़ करने के लिए, जैसे कि अभी हम इंडोनेशिया की कर ही रहे हैं मदद। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अब अफ्रीकन स्वाइन फीवर न्यूज़ में क्यों था? मिजोरम के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अफ्रीकन स्वाइन फीवर वहाँ पे पाया जा रहा है, वहाँ पे हॉटस्पॉट बन गए हैं 4 डिस्ट्रिक्ट्स अफ्रीकन स्वाइन फीवर के, ठीक है। तो आपके फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरेजिक फीवर इन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स। The disease is listed in World Organization for Animal Health Terrestrial Animal Health Code. It is highly contagious and can infect humans too. देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट हेमोरेजिक फीवर है, हाँ ये हेमोरेजिक फीवर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड में आता है, लिस्टेड है। थर्ड स्टेटमेंट देखो पार्शियली करेक्ट है क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस तो है लेकिन इट कैन नॉट इन्फेक्ट ह्यूमंस, अभी तक ऐसा कोई केस नहीं देखा गया है, तो अभी तक के लिए तो ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो योर आंसर हियर वुड बी ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2। इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने न्यूज़ कटिंग भी लगाई है आज के न्यूज़पेपर की। स्वाइन फीवर हिट्स 4 मिजोरम डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, यहाँ पे 4 मिजोरम डिस्ट्रिक्ट्स में स्वाइन फीवर ने बहुत ज़्यादा हिट किया है, बहुत हॉटस्पॉट बन गया है 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिजोरम के। तो देखिए सबसे पहली चीज़ हाईली कॉन्टेजियस है, बहुत जल्दी फैलता है। फैटल एनिमल डिसीज़ है, फैटल यानी कि जानलेवा एनिमल डिसीज़ है, और डोमेस्टिक एंड वाइल्ड पिग्स दोनों में होता है। हेमोरेजिक फीवर है जो मेनली ब्लड सिस्टम से रिलेटेड है। ओके, और पहली बार इसे डिटेक्ट किया गया था 1920s में इन अफ्रीका, तभी इसे अफ्रीकन स्वाइन फीवर कहते हैं। मोर्टेलिटी रेट लगभग 100% है, मतलब अगर किसी एनिमल, किसी पिग को ये डिसीज़ हो जाता है तो उसके डेथ की चांसेस लगभग 100% है। मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे 100% है। ओके, और इसका कोई क्योर नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है इसे ख़त्म करने का, वो ये कि जिस भी एनिमल को जो भी एनिमल इससे इन्फेक्ट हुआ है उसे मार दिया जाए, उसे किल कर दिया जाए। ओके, वैसे तो ये थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स नहीं है क्योंकि अभी तक यही पाया गया है कि ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करता है, और ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इसकी जो लिस्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल हेल्थ कोड, इसमें लिस्टेड है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पेरिस फ्रांस में बेस्ड है। ये बेसिकली एनिमल हेल्थ के लिए काम करती है, उनको इम्प्रूव करने के लिए काम करती है, ठीक है। अब एक और चीज़, पहले अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये स्वाइन फीवर से कैसे डिफरेंट है, स्वाइन फ्लू से कैसे डिफरेंट है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा कि लो टेम्परेचर से रेजिस्टेंट होता है, हाईली कॉन्टेजियस होता है, और देखो मोर्टेलिटी रेट लगभग 100% होता है। इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, देखिए आप इसके सिम्टम यहाँ देख सकते हैं, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट। इसके अलावा यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट से और इनडायरेक्टली भी ये इन्फेक्ट हो सकता है, कॉन्टेजियस होता है डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी, और ये इन कंट्रीज़ में मेजरली पाया जाता है, चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, हांगकांग। अब देखो मैं बात करी थी कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ये स्वाइन फ्लू से अलग है। देखो ये दोनों ही वायरस से होते हैं, अफ्रीकन स्वाइन फीवर भी एक वायरल डिसीज़ है, स्वाइन फ्लू भी एक वायरल डिसीज़ है। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस से होता है। ओके, अब स्वाइन फ्लू क्या होता है ना, स्वाइन फ्लू में मेनली ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है, ये जो है मेनली हेमोरेजिक डिसीज़ है, ब्लड को इन्फेक्ट करता है। इसमें मेनली इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस होता है, इन्फेक्ट जल्दी करता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट कम होता है।
ज़्यादा एनिमल्स इन्फेक्ट होंगे लेकिन डेथ बहुत कम की होगी। यहाँ पे इन्फेक्ट उतना नहीं करता लेकिन फिर भी हाईली कॉन्टेजियस है, और यहाँ पे फर्टिलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने डिफरेंस भी देख लिया स्वाइन फ्लू और अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बीच में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्मेनिया इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अर्मेनिया, यहाँ पे देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और अर्मेनिया में आपको बता दूं कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अभी अभी ये अनाउंस किया है आज ही कि वो अर्मेनिया का जो जीनोसाइड था उसे रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो भी यहाँ पे डेथ्स हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे उसे एक जीनोसाइड का नाम देंगे। ठीक है, तो अर्मेनिया इसीलिए न्यूज़ में था। तो अर्मेनिया की लोकेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्लेस न्यूज़ में रहे उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आप प्लीज़ देख के जाइएगा। उसके आसपास कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखते हैं। पहला ऑप्शन है ईरान, देन इराक, सीरिया, जॉर्डन, टर्की। देखो, अगर आपको अर्मेनिया का थोड़ा सा भी पता है तो अर्मेनिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। ओके, और लैंडलॉक्ड कंट्री होने के साथ ये मेनली यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो मैं यहाँ पे आपको आंसर बताऊँ उससे पहले मैं आपको यहाँ पे मैप दिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा, ये है हमारा अर्मेनिया। ओके, ये रहा अर्मेनिया, इसके वेस्ट में है टर्की, ऊपर है जॉर्जिया। ओके, फिर यहाँ आप देख सकते हैं ये है ईरान, ये है इराक, ये है सीरिया। ओके, और इस साइड पे है अजरबैजान। तो ये चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। यहाँ आती है ब्लैक सी और यहाँ आती है कैस्पियन सी, और ये जो है टर्की के नीचे ये है मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो हमने देखा टर्की, सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सभी अर्मेनिया को सराउंड करते हैं। तो अब हम इसका आंसर लगा सकते हैं इजीली। यहाँ पे देखिए, इराक तो कर रहा है, ईरान भी कर रहा है इसको सराउंड, सीरिया भी कर रहा है, और जॉर्डन नहीं है। ठीक है, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन आता है नीचे इजराइल के पास। टर्की भी कर रहा है। सो इट्स आंसर वुड बी 1, 2, 3 एंड 5 विच इज ऑप्शन सी। ओके, अब देखिए, ये है वर्ल्ड मैप। ओके, वर्ल्ड मैप में आपको जो एशिया और टर्की वाला पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है हमारी ब्लैक सी, यहाँ है कैस्पियन सी, यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, ये है टर्की, और यहाँ है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ छोटा सा है अर्मेनिया। ओके, मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि बाइडेन जो है जो बाइडेन, इन्होंने बोला है कि ये अर्मेनियंस की किलिंग को जेनोसाइड का नाम देंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, और आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज इसको एज ए जेनोसाइड ही रिकॉग्नाइज करती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले हम लोकेशन हमने देख ली। ठीक है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आता है। ज्योग्राफिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया। ओके, इससे ऊपर जितना भी पोर्शन है वो सब यूरोप में आएगा। ओके, और ये इन सब कंट्रीज से घिरा हुआ है, साइड में ब्लैक सी और एक साइड में कैस्पियन सी है। ऑल राइट, अब देखो, हम अर्मेनिया के जीनोसाइड की बात करते हैं। तो देखो, इसको माना जाता है कि ये फर्स्ट जीनोसाइड था 20th सेंचुरी का। अब देखो, बेसिकली क्या रीज़न था ऐसा होने का, वो ये था कि रिलीजियस डिफरेंसेस थे। अर्मेनियन जो लोग थे वो ऑटोमन एम्पायर के ही पार्ट थे, अर्मेनियन लोग, लेकिन इनका जो रिलीजन था दैट वाज सिमिलर टू रशियन पीपल। ओके, और यहाँ पे इसीलिए जो ऑटोमन पीपल थे उनमें एक तरह से इनटॉलरेंस पैदा हो गया अर्मेनियंस के लिए। यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा दबाया जाता था, डिप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता था, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई तो ऑटोमन एम्पायर जर्मनी के साथ गया और रशिया की तरफ गए अर्मेनियन लोग। इसीलिए अर्मेनियंस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर ने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया और इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकी किलिंग्स हुई, मर्डर्स हुए, इसीलिए इसको नाम अर्मेनियन जीनोसाइड दिया जाता है। हालांकि टर्की और अजरबैजान इसको जीनोसाइड के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, वो क्यों ही करेंगे, उनके यहाँ हुआ है तो। ठीक है, वो उसको अर्मेनियन इवेंट या 1915 इवेंट कहते हैं। तो पहला जीनोसाइड था ये 20th सेंचुरी का, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे हुआ था। इसमें अर्मेनियंस का एनिहिलेशन हुआ था ऑटोमन एम्पायर के द्वारा 1915 से लेकर 1917 के बीच में। दिस वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी उसके बाद 1914 में ऑटोमन टर्क्स ने जर्मनी की साइड से पार्टिसिपेट किया और अर्मेनियंस ने जो थे रशिया की साइड से पार्टिसिपेट किया। इसीलिए ऑटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने अर्मेनियंस को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना स्टार्ट किया। 24 अप्रैल 1915 में
पहली बार इन्होंने किसी अर्मेनियन इंटेलेक्चुअल को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ही टर्की के अर्मेनियन इंटेलेक्चुअल को एग्जीक्यूट कर दिया एंड इट वाज द स्टार्ट ऑफ अर्मेनियन जीनोसाइड। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ कि अर्मेनियन जीनोसाइड के टाइम पे जो टर्की में ऑटोमन एम्पायर के लोग थे वो अर्मेनिया के पीपल को फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ से निकलिए। तो ये कुछ लोग अजरबैजान की तरफ जा रहे थे, कुछ नीचे जा रहे थे ईरान, इराक, सीरिया की तरफ। तो इतना सारा ट्रैवल करने में कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई। तो बहुत सारे रीजंस के कारण यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, इसीलिए इसको जीनोसाइड कहा जाता है। और आज की डेट में बहुत सारी कंट्रीज इसको जीनोसाइड के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती हैं। हालांकि इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया इसे जीनोसाइड के फॉर्म में अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करती। ओके, और यहाँ पे बहुत सारी ब्रुटैलिटी भी हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट एग्जीक्यूशन हुआ था 24 अप्रैल को, इसीलिए अर्मेनियन लोग जो हैं इसे जेनोसाइड रिमेम्बरेंस डे के फॉर्म में मनाते हैं। ठीक है, और अपने जितने भी लोग जिनकी भी डेथ हो गई उनको श्रद्धांजलि देते हैं। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया, यहाँ पे रिलीजन्स का डिफरेंस था जिसके कारण मेनली ये सप्रेशन हुआ था अर्मेनियंस का। तो अर्मेनियंस बेसिकली क्रिश्चियंस थे। ठीक है, जो रशियंस भी थे जो क्रिश्चियंस थे, लेकिन जो टर्की के लोग थे, ऑटोमन एम्पायर के लोग थे, वो कैलिफेट थे। ठीक है, मतलब इस्लामिक हुए एक तरह से, तो कैलिफेट से बिलोंग करते थे वो, इसीलिए ये अर्मेनियन जेनोसाइड हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, mark the correct statements. USA has recently agreed to cut its carbon emission by up to 52% by the end of this decade to bring them down to the levels in year 2005. देखो, पहले आपको पता होगा पेरिस पैक्ट जब हुआ था 2015 में, उस टाइम उसे यूएसए ने एक्सेप्ट किया था। जैसे ही ट्रम्प आए, ट्रम्प ने बोला ग्लोबल वार्मिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है, मैं नहीं मानता क्लाइमेट चेंज वगैरह में, और वो जो हमारा पेरिस क्लाइमेट पैक्ट है उससे उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। उसके बाद अब जो बाइडेन आए हैं, पॉलिटिकल चेंज हुआ है यूएसए में, उन्होंने वापस से पेरिस पैक्ट को ज्वाइन करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि हम वॉलंटरीली 52% तक कार्बन एमिशन को अपने कम करेंगे एंड उसको 2005 के लेवल के हिसाब से बात कर रहे हैं वो, कि 2005 से लेके आज तक जो 52% बढ़ाया है उसको कम करेंगे बाय 2030। यूएसए ने ये भी कमिट किया है कि वो अपनी जो एनुअल फाइनेंसिंग है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए उसको डबल कर देंगे बाय 2024। ये भी सही स्टेटमेंट है। और पेरिस क्लाइमेट पैक्ट के अंदर इंडिया की जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें इंडिया ने भी प्लेज किया था कि वो भी अपना कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको 33 से 35% तक रिड्यूस करेगा बाय 2030 बिलो 2005 लेवल। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम क्यों बैठे हैं, हम बताएंगे। तो देखो, पेरिस पैक्ट हुआ था 2015 में। ओके, COP21 क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जैसे हर बार कुछ मीटिंग होती है तो उसको नाम देते हैं ना, तो वैसे COP21, 22 ऐसे नाम दिया जाता है। तो COP21 में पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, पेरिस एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ये सब साइन हुआ था 2015 में। इसमें हर देश ने अपने लिए एक टारगेट सेट किया जिसे कहा गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें इंडिया ने भी अपना साइन किया। इंडिया ने भी बोला कि हम ये टारगेट्स को अचीव करेंगे। जैसे हम अपनी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी जो है उसको कम कर देंगे 33 से 35% तक। फिर हम अपना जो एनर्जी सोर्सेज हैं उसको 40% हम रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इन्होंने टारगेट्स रखे अपने लिए। पर उस टाइम यूएसए ने बाद में जाके विड्रॉ कर दिया। अब यूएसए वापस आया है तो यूएसए ने भी अपने लिए टारगेट सेट किए हैं। तो बेसिकली ये पूरी कहानी है। ठीक है, इसकी देखिए यहाँ पे आप पूरी न्यूज़ कटिंग देख सकते हैं। इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी न्यूज़ है। यूएस विल कट एमिशन बाय 52% बाय 2030। तो 2030 तक यूएस रेडी हो गया है एमिशन को कट करने के लिए। तो देखिए, हालांकि जो पेरिस क्लाइमेट डील है उसकी जो ये एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है वो नॉन बाइंडिंग है, लेकिन एक फिर भी ऑब्लिगेशन तो सेटअप करता ही है। और कम से कम जो लीडर्स हैं हमारे वो इसलिए तो आगे आ रहे हैं क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड। देखो, बहुत सारे नाम हैं इसके, पेरिस क्लाइमेट डील, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब इसके नाम हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ आप मुझे बताइएगा कि जब पेरिस क्लाइमेट एकॉर्ड साइन हुआ था 2015 में COP21 में, उस समय इंडिया और फ्रांस ने भी मिलके एक इनिशिएटिव लिया था। वो इनिशिएटिव क्या था? ओके, तो और उसका हेडक्वार्टर भी बताइएगा। ओके, अब यहाँ पे लीगल स्टेटस की बात करें तो देखो, ये एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है।
लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और इसको 196 कंट्रीज अभी तक अडॉप्ट कर चुकी हैं। COP21 में पेरिस में 2015 में इसे अडॉप्ट किया गया था। इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के कंपैरिजन में हमको 2 डिग्री सेल्सियस तक ही अपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, और कोशिश करनी है कि 2 डिग्री सेल्सियस भी ना बढ़े, 1.5 डिग्री सेल्सियस पे ही रुक जाए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किस तरह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? क्लाइमेट चेंज के कारण, टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके कारण। तो हमारा पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से ये एम है कि हम अपना जो टेम्परेचर इंक्रीज है उसे मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस पे रोक सकें, 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, एंड दैट टू किसके कंपैरिजन लेवल्स पे? 1850 यानी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देखी। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या एफर्ट्स ले रहा है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आप बताइएगा कौन कौन से एफर्ट्स इंडिया ने लिए हैं। जैसे एक तो उज्ज्वला स्कीम हो गया, ठीक है, जिसमें LPG कनेक्शन दिया जाएगा। फिर एक हो गया फेम इंडिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड है। इस तरह से कई सारे इनिशिएटिव्स हैं, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की थी कि 2015 में कौन सा इनिशिएटिव लिया गया था, वो भी इसी इनिशिएटिव के अंदर आएगा, ठीक है। वो भी एक तरह से एफर्ट है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिविल सर्विसेज डे। सिविल सर्विसेज डे के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 अप्रैल। येस इट इज, 21 अप्रैल को ही मनाया जाता है। इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल addressed the probationers of IAS एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर इन 1947 एट मेटकाफ हाउस दिल्ली। देखो, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देखो, इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो 21 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो फर्स्ट बैच थी इंडिपेंडेंट इंडिया के IAS ऑफिसर्स की, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की 1947 में, उनको एड्रेस किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी हैं। तो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट होगा। देखो, सिविल सर्विसेज डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है इस उद्देश्य से कि सिविल सर्वेंट्स अपने आप को रीडेडिकेट कर देंगे फॉर द सर्विस ऑफ सिटीजन्स, फॉर द सर्विस ऑफ नेशन। ये क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बता दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में मेटकाफ हाउस में जो फर्स्ट बैच थी IAS ऑफिसर्स की, प्रोबेशनरीज की, उनको एड्रेस किया था। फर्स्ट फंक्शन इसका 2006 में मनाया गया था विज्ञान भवन में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो था, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसी दिन पे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे उनको पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्हीं ने 565 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था हमारे इंडिया में, और हमारा जो आज की डेट में नक्शा है ना इंडिया का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण ही बना था। सरदार की उपाधि उनको कब मिली थी? बारडोली सत्याग्रह के टाइम पे मिली थी, जब बारडोली के विमेन ने उनकी लीडरशिप स्किल्स को देखकर, उनकी लीडरशिप स्किल्स से इम्प्रेस होकर उनको सरदार की उपाधि दी थी। ओके, इसके अलावा गुजरात में इनका जन्म हुआ था, और ये फर्स्ट होम मिनिस्टर रहे हैं, फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के, और इन्होंने कई सारी कमिटीज़ को भी लीड किया है। और एक और चीज़, इन्होंने ही सिविल सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था, ठीक है। तो इन्होंने ही एक्चुअल में सिविल सर्विसेज जो आज जो सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर है उसे बनाया है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए, क्वेश्चन इज मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन के बारे में आपको बताना है सही क्या स्टेटमेंट है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया ऑपरेटिंग इन इंडिया। येस इट इज़ राइट, जितने भी बैंक्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। मुंबई में बेस्ड है। येस इट इज़ ऑल्सो राइट, एंड इट वॉज फॉर्म्ड इन 1946। येस इट इज़ ऑल्सो राइट। सो योर आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। ओके, न्यूज़ में क्यों थी? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, कई जगह लॉकडाउन लग रहा है। तो जो IBA है उसने सजेस्ट किया है बैंक्स को कि आप अपने जो बिजनेस आवर्स हैं उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए और स्टाफ को रोटेट कर करके बुलाइए, सो दैट सभी खतरे में ना पड़े। तो अब IBA के बारे में बात करें तो 1946 में ये बनाया गया था। एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बैंकिंग सेक्टर की इंडिया में, और ये एसोसिएशन माना जाता है इंडियन बैंक्स का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का।
मुंबई में बेस्ड है। इसका काम क्या है, देखो, डेवलपमेंट करना, कोऑर्डिनेशन करना और इंडियन बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, और अलग अलग मेंबर बैंक्स जो हैं उनको एक तरह से असिस्ट करना कि किस तरह से वो अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। अब इसके कौन कौन मेंबर्स होंगे, देखो, ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स की जो ब्रांचेस हैं इंडिया में वो सब, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। अगर पता हो तो मिशन इंद्रधनुष भी एक लॉन्च किया गया था बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स लाने के लिए, उसमें एक प्रोविजन था इंडियन बैंक एसोसिएशन से रिलेटेड, तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं आज के इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और उसको हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट्स में। आई होप इट वाज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।